यदि आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का 45 क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है विगत वर्ष या विगत महीनों में जो एग्जाम हुआ है, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या एएलपी का हो, उस सभी एग्जामों में से ये क्वेश्चन लिया गया है। और यही क्वेश्चन आने वाले जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें हूबहू तो नहीं, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो आप अपने तैयारी को काफी बूस्ट कर सकते हैं। चलिए अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम दीपांशु रेलवे एम्प्लॉय और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं रेलवे जोन क्लासेस में। चलिए बिना वक्त कमाए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन। पहला क्वेश्चन है 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन। देखिए क्या देख रहे हैं कि एग्जाम जो है अगस्त में हुआ एनटीपीसी का, और करंट अफेयर जो है मई से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैकल्टी का उद्घाटन जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैकल्टी जो है ये भारत और रूस का जो है संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वायुसेना IAF ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE के अल दफड़ा एयरबेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया? तो युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन जो है आपको हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आपके लिए हमने इसी चैनल पे एक युद्ध अभ्यास का वीडियो जो है अपलोड कर दी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और वो वीडियो जो आपको 50 मिनट शो में आपको मिल जाएगा। 50 मिनट शो के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो उस टॉपिक को हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा यदि चाहते हैं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट से जो टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को हमने ड्रोन शॉर्ट शो में कवर किया है, ठीक है ना। तो यदि चाहते हैं करंट अफेयर्स का आप महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसके लिए आप 50 मिनट शो को देखिए, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि सब्जेक्ट्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप ड्रोन शॉर्ट से कवर कर सकते हैं। तो ये दो जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उससे आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात UAE के सेनाओं के बीच जो है युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ था? युद्ध अभ्यास में भाग लिया। तो कौन सा युद्ध अभ्यास था? वो था डेजर्ट फ्लैग 10, इसका राइट आंसर हुआ। इसके अलावा डेजर्ट नाइट, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन आपको होगा। डेजर्ट फ्लैग रहेगा तो भारत और UAE, और डेजर्ट नाइट रहेगा तो इंडिया फ्रांस UAE। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। कि अगवाड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अगवाड़ा किला जो है, ये अगवाड़ा किला ये कहाँ पे है? तो गोवा में है। और इसका निर्माण जो क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, इसका निर्माण जो है 17वीं सदी में पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर क्या हुआ? गोवा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? तो संस्पर्श प्रक्रम ये प्रक्रिया जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए क्या आता है? इसके अलावा याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अमोनिया गैस जो है ये हैवर प्रक्रम से काफी महत्वपूर्ण है। ये काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और ये जो है कुछ पॉइंट हम लिखे इसको भी याद रखिएगा कि अमोनिया गैस जो है ये हैवर प्रक्रम के द्वारा निर्माण किया जाता है। वही नाइट्रिक अम्ल जो है ये ओस्टवार्ड प्रक्रम द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, इसका निर्माण जो है नमक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से इसका निर्माण होता है। इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्वेश्चन देखते हैं कि हार्ट लेंथ
पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो हार्टलैम्प एक क्या है, एक कन्नड़ बुक है। क्या है? कन्नड़ बुक है। और इसका जो इस पुस्तक का जो रचना किया था कौन था? बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक जो है, बानू मुश्ताक के द्वारा, चूंकि ये कन्नड़ कवि है तो कन्नड़ में ही जो है हार्टलैम्प, ये इसके हार्टलैम्प के ये कौन है? रचिता कौन है? बानू मुश्ताक। और इस हार्टलैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद, दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि हार्टलैम्प जो है किसके द्वारा रचना किया गया? तो कौन थे वो? बानू मुश्ताक। क्या है? कन्नड़ कवि है। और हार्टलैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो क्या? कौन? दीपा भस्ती। दीपा भस्ती जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले क्या है? पहली कन्नड़ कृति बन गई। कौन सा? हार्टलैम्प। कौन सा? हार्टलैम्प। कब? जब इनका अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? दीपा भस्ती किया। तो ये दोनों पॉइंट जो है बानू मुश्ताक के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका रचना किया गया किसका? हार्टलैम्प का। और हार्टलैम्प का अंग्रेजी अनुवाद जो है कौन किया? दीपा भस्ती। तो ये दोनों नाम जो आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट निर्देशक कौन है जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में हुआ था? तो तन्वी द ग्रेट के निर्देशक जो है, डायरेक्टर कौन है? वो है अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर। यदि हम बात करें, ठीक, यहाँ देखिए 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025, इसके कुछ पॉइंट आप याद रखिए कि जाफर पनाही ये जो है ईरानी डायरेक्टर है और इसे पाल्मे डी और पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसकी किस फिल्म के लिए? तो इसकी फिल्म थी फिल्म्स इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसी फिल्म के लिए जो है जाफर पनाही जो क्या है ईरानी डायरेक्टर है, इसको पाल्मे डी और पुरस्कार मिला। इसके अलावा याद रखिएगा सत्यजीत रे द्वारा निर्देशन एक फिल्म है अरनेर दिन रात्रि, इसको जो है 4K में लॉन्च किया गया। इसमें 4K में लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही इन्हीं को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा था। और इसके तहत जो प्रांतीय विषय है, इस प्रांतीय विषय को जो दो उपवर्ग में बांटा गया। पहला कौन सी? आरक्षित। दूसरा क्या था? हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय था, आरक्षित विषय पर जो है गवर्नर और कार्यकारी परिषद का नियंत्रण था, जबकि हस्तांतरित विषय पर जो है भारतीय मंत्रियों का क्या था? नियंत्रण था। यदि बात करें आरक्षित विषय के अंतर्गत वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस, कारखाना, बिजली, रेलवे आदि और इस सभी विभाग को जो है आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, तोल या माप, धार्मिक, दान जैसे विषय को जो है हस्तांतरित विषय में रखा गया। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को, भारतीय मंत्री कौन सी? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये भारतीय मंत्रियों को दिया गया। देखिए पुलिस राजस्व किसको? गवर्नर को। रक्षा और रेलवे गवर्नर को। न्यायपालिका मान ले ये भी गवर्नर को। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हम लोग का 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और ये युद्ध जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, किसके बीच? मराठा के बीच हुआ। इसके अलावा आप दो पॉइंट याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो है 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये कब? 1761 में। किसके बीच में? अब्दाली और। अगला क्वेश्चन देखिए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सब जीवन स्तर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, इनमें जो है ये 3 घटकों पर आधारित होता है। पहला जीवन प्रत्याशा, जिसे स्वास्थ्य बोल सकते हैं, शिक्षा और प्रति व्यक्ति है। याद देखिए क्या है कि उपयोग क्या आता है? जनसंख्या का नहीं, मासिक वेतन का नहीं, विलासिता वस्तुओं की उपलब्धता का नहीं, PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP। तो ये क्या इसका राइट आंसर है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक मतलब HDI में सर्वाधिक मान था? इसमें जो है केरल अव्वल पे रहा, केरल और उत्तराखंड जो है 79 अंक लाके ये जो है ये सबसे सर्वाधिक मतलब सर्वोत्तम स्तर पे है। जो सबसे खराब जो है किसका है? बिहार का। बिहार का कितना? 57 मार्क। और ये मार्क जो है 1 से लेके 100 के बीच दिया जाता है। याद रखिएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार केरल और उत्तराखंड जो है टॉप पे रहा और बिहार सबसे
कम ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म जो है वो कौन सा है? ये है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र वही बात करें हम। और इस राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन जो है दादा साहब फाल्के के द्वारा कब हुआ था? 1983 में, ठीक है ना। आलम आरा जो है ये क्या है? पहली टॉकी फिल्म है और इसका ये कब रिलीज हुआ? 1931 में। फिर बात करें हम कीचक वधम। कीचक वधम जो है ये दक्षिण भारत का क्या है? पहली फिल्म है। ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 3 अप्रैल को यूएनईसी क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम RFST कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है ये जेनेवा, कहाँ पे? जेनेवा में ये आयोजित किया गया। जेनेवा में ये आयोजित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन कि संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो है कितने? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में आप 5 यहाँ देख लीजिए। पहला अनुसूची जो है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित से संबंधित है, जबकि दूसरा जो है विभिन्न पदाधिकारी चाहे राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उसको वेतन, भत्ते और पेंशन देने का कार्य करता है। जबकि अनुसूची 3 जो है इन सभी को शपथ, कौन सी शपथ दिलाता है। और 4 जो है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए ये अनुसूची 4 ये दिखाता है। तो ये 1 2 3 4 1 5 ये देख लीजिए। बाकी 8 जो है हम आगे कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सके? तो हाल ही में जो है हर एक लोको में, हर एक इंजन में जो है कवच ये लगाया जा रहा है ताकि क्या हो कि ट्रेन जो अधिक सुरक्षित हो और जान माल की क्षति कम हो। इसके तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो है मुंबई, कहाँ पे? मुंबई में ये लॉन्च किया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन है? भारत है। पहली यात्री ट्रेन जो है 1853 ईस्वी में, कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला। जबकि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चला। ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में पहला स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी। कौन सी? नीलगिरी। ये जो है भारत में स्थापित पहला क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। और इस बायोस्फीयर की स्थापना जो है कब हुआ था? 1986। कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट। कहाँ? पश्चिमी घाट में। और इसके अंतर्गत जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में जो है 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से 11 को यूनेस्को के MAB वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? तो जब हम स्वतंत्र हुए थे, ठीक है ना, 1947 में, तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? ठीक ना। तो मुख्य कमी बात करें तो क्या थी? उच्च बेरोजगारी और निरंतरता, ये क्या है? मुख्य कमी थी। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक शुरू से ही कृषि पर आधारित तो थी, अभी भी है। औद्योगिक और शहरी विकास क्या था? ये न्यूनतम था। और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक उत्पादन क्या था? ये सीमित था। ठीक है ना। इसीलिए क्या था? बेरोजगारी उच्च सीमा में था और निरंतरता बहुत ही दयनीय था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों में विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में शामिल नहीं? तो भारत का MPI जो है ये 3 आयामों पर आधारित होती है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा क्या है? जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इसी पे जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI ये आधारित होती है। बात करें तो क्या? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, रोजगार पर ये शामिल नहीं है। तो ये इसका क्या है? राइट आंसर रोजगार है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कारक नदी किनारों पर गोकुल जिलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से संभालता है? ठीक है। बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर विक्षेपण। देखिए जब नदी जो है, ठीक है, शुरू में क्या होगा? ये बहुत ही चौड़ी होगा, नदी क्या होगा? पूरा चौड़ी होगी। ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या होगा? ये जो है पतली हो जाती है। क्या होती है? पतली। इस तरह से पतली हो जाएगी।
ठीक है ना, पतली इस तरह से पतली हो जाएगी। क्या देख रहे हैं कि बाई किनारे में क्या हुआ, ये अब पार्ट्स अपर्दन में क्या हुआ, पार्ट्स मतलब यहाँ पे जो है एक मेड बन गया, और आंतरिक में क्या हुआ, आंतरिक मतलब अंदर से क्या हुआ, ये अंदर से क्या हुआ, नीचे अंदर का मिट्टी, जो मिट्टी यहाँ से कट के क्या हुआ आगे फैल जाएगा, आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह क्या होगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, बीच में जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसे बोलते हैं कौन सी, इसे हम बोलेंगे झील। और इसका उदाहरण जो है बिहार के जो है बेगूसराय, कहाँ पे, बेगूसराय में जो है, बेगूसराय में कांवड़ झील है, कहाँ कांवड़ झील है, कहाँ पे, बेगूसराय में। तो ये जो कांवड़ झील है, ये गोकुल जो क्या है, ये उदाहरण है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, बाई किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण, ये इसका राइट आंसर रहेगा। पबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, पबन बंदरगाह जो है ये कहाँ पे, और यही जो है रामेश्वरम द्वीप है, और रामेश्वरम द्वीप जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मस्थल है। और पम्बन अंदर के अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ है, कहाँ पे, ये तमिलनाडु में, कहाँ पे, पम्बन बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, इसका ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्टलिम शुरू पढ़े के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? तो किसको, बानो मुश्ताक, किसको, बानो मुश्ताक। स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के एआई चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है। तो ये कौन है, जीरो लैब्स। कौन है, जीरो लैब्स। जीरो लैब्स जो है ये कम शक्ति वाला एआई सिस्टम लॉन्च किया है। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+S क्या करती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट को क्या करती है, सेव करती है, डॉक्यूमेंट को सेव करती है, डॉक्यूमेंट्स को ये सेव करती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूलिप आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह, किसका, मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान या ग्रेट ट्यूलिप आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह जो है 1893-1900 ईस्वी के बीच ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ जो है मुंडा जनजाति के द्वारा आंदोलन किया गया। और ये जो है आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे, छोटा नागपुर, कहाँ पे, झारखंड में, यहाँ। और इसे इन्होंने महान क्रांति को जन्म दिया। कौन सा, मुंडा विद्रोह। याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह कब आरंभ हुआ था, 1893-1900 के बीच में, किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा। कहाँ से, छोटा नागपुर, झारखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट समिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7,000 मीटर की चढ़ाई कर चुके, मतलब कि वह व्यक्ति जो 7,000 मीटर चढ़ाई कर चुके हैं उसी को जो है माउंट एवरेस्ट पर उसे चढ़ाई करने के लिए मिलेगा। किसके लिहाज, तो सुरक्षा कारणों के लिहाज से जो है इसे ये नियम अपनाना पड़ा। और किसके द्वारा, तो नेपाल सरकार के द्वारा ये नियम जो है उसको अपनाना पड़ा। किसके लिए, सुरक्षा कारणों के उद्देश्य से। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? जब चुंबक क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो कण क्या हो, गति कर रहा है, क्या होगा, गति ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। गति ऊर्जा पढ़े, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, भाप mv², जहां m क्या है वो द्रव्यमान और v क्या है, वेग है। और इसका उदाहरण जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन, ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा का क्या है, ये उदाहरण। किसी नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक और कृषि ऋण समितियों पैक्स को डिजिटल बनाना। ये पैक्स डिजिटीकरण परियोजना के तहत ये किया जा रहा है। 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो कौन थे, आकाश तीर। आकाश तीर को कौन बनाया, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो है काफी योगदान भूमिका निभाया। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये आकाश तीर जो है ये डीआरडीओ का नवीनतम संस्करण आकाश मिसाइल है। इसके अलावा डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली मिलकर जो है हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का भी निर्माण किया, उसका नाम क्या है, ABHED। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा ही सुकोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से जो है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का परीक्षण किया, और इसका नाम रखा कौन सी, गौरव। क्या रखा, गौरव इसका नाम रखा। क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो थे कौन, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान कौन है, ज्ञानेश कुमार जो है ये 26वें नंबर की क्या, ये प्रथम 26वें नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता
दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। और इसका उद्देश्य जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है, ठीक है। तो उदारवादी के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है, ये क्या है, याचिका और प्रार्थना, ठीक है। और यदि बात करें 19वीं सदी के कई उदारवादी नेता थे, जैसे या कवि बोल सकते हैं, वो कौन थे, राजा राममोहन राय, दादाभाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले। 7वीं सूची के किस सूची में केंद्र सरकार को कानून मानने की विशेष शक्ति प्राप्त है। 7वीं सूची के संघ सूची की जो विषय है उस पे केंद्र सरकार को कानून मानने का शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा याद रखिएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया और इसके अंतर्गत क्या है, 3 सूची है, संघ सूची, दास सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय है, दास सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में जो 52 विषय है। याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के कुछ विषय जो है काफी एग्जाम में आता है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये जो विषय है ये क्या है, समवर्ती सूची का ये विषय है। और इसके एग्जाम्पल्स जो काफी इसके विषय जो है काफी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्येक संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है, तो ये भूकंपी तरंग व्यवहार। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। कहिए, तो ये जो है विंडोज सेल। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस टॉल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम AGS की खरीद के लिए किन 2 कंपनियों के साथ अनुबंधन प्रस्ताव किए हैं। तो ये है भारत फूड्स लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। कौन है, भारत ने अपने बिजली पावर और संचालन को बढ़ाने और डैश तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना को नामांकित किया है, ठीक है ना। तो ये लक्ष्य कब रखा है, इसका लक्ष्य रखा है 2034 तक, 2032 तक इसका लक्ष्य रखा है। इसके अलावा यार बात करें हम कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ आगामी लक्ष्य रखे हैं, जैसे चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो है ये 2078 रखा है। बात करें 500 गीगावाट, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, और यही पॉइंट जो आपके एग्जाम में आएगा। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। बात करें HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। भारतीय रेलवे, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद रखिएगा, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो 2030 तक रखा है। इसके अलावा पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य जो 2047 तक रखा है। ये 5-6 पॉइंट आप रखेगा लक्ष्य से संबंधित। भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार में घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने की आरोप लगाया। तो कौन है, ये पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान। भारत बात करें तो भारत पड़ोसी देश के बाद बात करें तो भारत के सीमा से कुल 9 देश सटे हुए हैं। कौन कौन, यहाँ देखिए, यहाँ से म्यांमार, यहाँ देखिए बांग्लादेश 1 हुआ, म्यांमार 2, भूटान 3, नेपाल 4, चीन 5, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7, इधर मालदीव 8, श्रीलंका 9, ठीक है। और इसकी जो है यहाँ चार्ट है, याद रखिएगा, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, म्यांमार का नेपिदो, नेपाल का काठमांडू, चीन का बीजिंग, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, मालदीव का माले, श्रीलंका का कोलंबो। ये राजधानी है और ये इसका क्या है, मुद्रा भी है। पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे। इस प्रकार सार्वभौमिक शांति, जिसे सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन, सुलह एक कुल कहा जाता है और इसके सिद्धांत पालन किया जाता था। तो ये जो है सुलह एक कुल, ये अकबर के समय था, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और भी है जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, जैसे दास प्रथा का अंत, जजिया और तीर्थ यात्रा पर कर जो समाप्त कर दिया गया, इबादत खाना की स्थापना 1575 किया गया,
और दीन ए इलाही 1582 में, ये देखिए दीन ए इलाही, इसकी स्थापना जो है काफी ग्राम कहा था, ठीक है, 1582। और फतेह पुस्तक की स्थापना 1571 में। ये 5-6 पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? तो वो क्या है? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा अप्रैल मई में जो है दक्षिण भारत में, जैसे केरल कर्नाटक के में जो है ये वर्षा होती है, और इसे ये वर्षा जो है आम पकने में हेल्प करता है, मदद करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो जागर बात करें जागर नृत्य शैली का, तो ये जो है कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में ये नृत्य शैली का उत्पत्ति हुई। इसके अलावा कुछ और नृत्य जो है काफी महत्वपूर्ण है, जैसे छोलिया, झोड़ा, पांडव, चांचरी और बरदास नाड़ी, ये जो है काफी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तराखंड का। याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे जातरा, ये भी क्या है? ये जातरा नृत्य जो है धार्मिक अवसर पर किया जाता है। और रामन, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट याद रखिएगा कि रामन लोक नृत्य जो है, इस नृत्य को यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल किया गया, और ये नृत्य जो है 11 से 13 दिन तक चलते रहता है। क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है? ये क्या है? ये है वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, BPPAH, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ का कारण जो है रोग कौन होता है? मलेरिया। क्या है? मलेरिया जो है ये इसका कारण होता है, प्रोटोजोआ का कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले कुछ और रोग हैं, जैसे पेचिस, कालाजार, सिकनेस और पायरिया। याद रखिए पेचिस, कालाजार, सिकनेस और पायरिया, ये रोग भी जो है किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन, जिसे हमने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही फास्ट बोल के इसे कवर करने के प्रयास किए, ताकि आपको टाइम जो बचे। अब हम प्रयास करेंगे, चूंकि ये ग्रुप डी का एग्जाम जो है नेक्स्ट कुछ ही महीना, मान लीजिए कि ग्रुप डी का एग्जाम जो है दिसंबर लास्ट में या जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के हम जो है 45 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें 20 जो है वो करंट अफेयर स्ट्रेटेजी से रहेगा, और 25 क्वेश्चन जो है ये साइंस से रहेगा। मतलब कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको 45 क्वेश्चन का आएगा, और ये क्या रहेगा? ग्रुप डी से संबंधित रहेगा, ठीक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल थ्योरी सारी कंप्लीट पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ें, तो इसके लिए आप जो है 50 मिनट शो जरूर देखिएगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है क्या कीजिएगा, वो आपको ड्रोन शॉट प्लेसमेंट हाउस उसमें जाके जरूर देखिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं किसी क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, याद रखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कुछ कमी लगता है तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर।